नमस्कार दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने किशोर न्याय बालकों की देखरेख व संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य व इसका प्रवर्त होना पढ़ा था। इस वीडियो में हम सेक्शन 1 व सेक्शन 2 के बारे में चर्चा करेंगे। सेक्शन 1 सभी अधिनियमों में जो सामान्यतः होता है वह वही सेक्शन इस अधिनियम का भी है, जिसे हम इसका नाम, विस्तार, प्रारंभ होना व लागू होने के संदर्भ में बात करते हैं। इस अधिनियम का नाम किशोर न्याय बालकों की देखरेख व संरक्षण अधिनियम 2015 है। यह अधिनियम संपूर्ण भारत में लागू है। इस अधिनियम का प्रवर्तन 1 जनवरी 2016 से है। इस अधिनियम को 31 दिसंबर 2015 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई थी। उसके पश्चात यह शासकीय राजपत्र में 1 जनवरी 2016 को प्रकाशित किया गया। तब से यह संपूर्ण भारत में प्रवर्त है। अतः इसके प्रवर्तन की दिनांक 1 जनवरी 2016 है। इसमें दोनों प्रकार के बालकों अर्थात विधि का अभिकथित उल्लंघन करते पाए गए बालकों की गिरफ्तारी, निरोध, अभियोजन, शास्ति, कारावास, समाज में पुनः मिलाने के संदर्भ में समस्त प्रक्रियाओं का हम अध्ययन करेंगे तथा दूसरे प्रकार के बालक देखरेख व संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों का पुनर्वासन, उनका दत्तक ग्रहण, उनको समाज में मिलाना, उनकी वापसी की प्रक्रिया, उनसे संबंध में समस्त आदेशों व विनिश्चयों के संदर्भ में प्रक्रिया का वर्णन हम पढ़ेंगे। परिभाषा खंड सेक्शन 2। इन परिभाषाओं में अनेक परिभाषाएं हैं। इन परिभाषाओं की विभिन्नता इतनी अधिक है कि हम इन परिभाषाओं को एक साथ नहीं पढ़ सकते। इन परिभाषाओं को एक साथ पढ़ने के बजाय जो परिभाषाएं एक दूसरे से संबंधित है उन परिभाषाओं को हम एक साथ पढ़ेंगे ताकि हम परिभाषाओं की क्लिष्टता में फंस न जाएं। इसलिए हम इनका सरलीकरण कर पढ़ेंगे। इसमें हम सर्वप्रथम बालक को लेंगे। इसमें 9 प्रकार के बालक वर्णित किए गए हैं। सबसे प्रथम बालक है परित्यक्त बालक। परित्यक्त बालक वह बालक होता है जो अपने जैविक, दत्तक माता पिता या संरक्षक द्वारा अभित्यक्त है और जिसे समिति ने जांच के पश्चात परित्यक्त बालक घोषित किया है। दत्तक ग्रहण या दत्तक बालक। दूसरे प्रकार का बालक जो इस अधिनियम में वर्णित है वह है दत्तक बालक। दत्तक बालक वह बालक होता है जिसे उसके जैविक माता पिता से स्थायी रूप से अलग कर दिया गया है तथा उसके दत्तक माता पिता के सभी अधिकार, विशेषाधिकार और उत्तरदायित्व जो किसी वैध बालक से जुड़े होते हैं वे उसके जैविक बालक में निहित हो जाते हैं और वह उनका दत्तक बालक बन जाता है और इस संपूर्ण प्रक्रिया को हम दत्तक ग्रहण कहते हैं। अब इसके सेक्शन 2 के सब क्लोज 12 के अंतर्गत बालक की डेफिनेशन दी गई है। बालक से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। 2 के सब क्लोज 13 के अंतर्गत चौथे प्रकार के बालक का वर्णन किया गया है। यह वह बालक होता है जो विधि का उल्लंघन करने वाला बालक है। इससे वह बालक अभिप्रेत है जिसने कोई ऑफेंस किया है, या तो ऐसा कहा जाता है या ऐसा पाया जाता है, और उसने अभी तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है, अर्थात उसने अपराध की तारीख को 18 वर्ष पूरी नहीं की थी। अब 5th प्रकार का बालक जो हम देखेंगे वह है देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाला बालक। इसके अनेक सब क्लोजेस बनाए गए हैं। इसमें 12 सब क्लोजेस दिए गए हैं जिनके अंतर्गत वह बालक आता है जिसका कोई घर या निश्चित निवास स्थान नहीं है या उसके पास जीवन निर्वाह का कोई दृश्यमान साधन नहीं है या जो श्रम विधियों के उल्लंघन करते हुए सड़क पर रहते हुए या वहां भीख मांगते हुए पाया गया है। इसके अंतर्गत ऐसा बालक भी आता है जो ऐसे संरक्षक के पास रहता है जिसने उसको शारीरिक क्षति कारित की है, उसका शोषण किया है या उसका दुर्व्यवहार किया है या उसकी उपेक्षा की है या श्रम विधियों का उल्लंघन किया है या बालक को मारने, क्षति पहुंचाने, शोषण करने या दुर्व्यवहार करने की धमकी दी है या धमकी को कार्यान्वित करने की संभावना है, या ऐसा बालक ऐसे संरक्षक के साथ रहता है जिसने या तो किसी अन्य बालक का वध किया है, दुर्व्यवहार किया है, उसका शोषण किया है, या उस बालक के साथ भी उसने मारने, शोषण, दुर्व्यवहार करने की युक्त आशंका है।
इसके अंतर्गत वह बालक भी आता है जो शारीरिक या मानसिक रूप से बीमार है या असुविधाग्रस्त है और जिसकी सहायता या देखभाल करने वाला कोई नहीं है, जिसकी सहायता या देखभाल करने वाला कोई नहीं है, या फिर उसको माता पिता या संरक्षक द्वारा असमर्थ समिति के द्वारा पाया जाता है। माता पिता है किंतु उन्होंने उसका परित्याग या अभ्यर्पण कर दिया है। ऐसा बालक भी आता है जो गुमशुदा है या भाग गया है। इसके अंतर्गत वह बालक भी है जो लैंगिक दुर्व्यवहार या अवैध कार्य या मादक द्रव्यों के दुरुपयोग या पूर्णतः अयुक्तियुक्त अभिलाभों के लिए उसका दुरुपयोग किया जा रहा है, या यह इसमें वह बालक भी सम्मिलित है जो सशस्त्र संघर्ष, सिविल उपद्रव या प्राकृतिक आपदा से पीड़ित है। इसके अंतर्गत वह बालक भी सम्मिलित है जिसे विवाह का आयु प्राप्त करने से पूर्व विवाह का आसन जोखिम है। इन प्रकार के समस्त बालकों का वर्णन हम इस अधिनियम के सेक्शन 2 के विभिन्न सब क्लोजेस के अंतर्गत कर रहे हैं। अब इसके पश्चात हम दत्तक ग्रहण के लिए स्वतंत्र बालक, जो कि सेक्शन 2 के सब क्लोज 16 के अंतर्गत दिया गया है, यह छठा प्रकार का बालक है जो हम इस अधिनियम के अंतर्गत पढ़ते हैं। यह वह बालक होता है जिसे धारा 38 के अधीन सम्यक जांच के पश्चात समिति द्वारा दत्तक ग्रहण के लिए स्वतंत्र घोषित किया गया है। सातवें प्रकार का बालक जो है वह किशोर कहलाता है, जिसकी परिभाषा सेक्शन 2 के सब क्लोज 35 के अंतर्गत दी गई है। इसमें 18 वर्ष से कम आयु का बालक आता है। इस अधिनियम के अंतर्गत बालक और किशोर की एक ही परिभाषा दी गई है। अब आठवां प्रकार का बालक अनाथ बालक है। इसके अंतर्गत वह बालक आता है जिसके जैविक या दत्तक माता पिता या विधिक संरक्षक नहीं है, या है तो वे उसका देखरेख करने में इच्छुक नहीं है या समर्थ नहीं है। और लास्ट प्रकार का जो बालक है वो सेक्शन 2 के सब क्लोज 60 के अंतर्गत अभ्यर्पित बालक कहा गया है। अभ्यर्पित बालक से वह बालक अभिप्रेत है जो उसके माता पिता या संरक्षक द्वारा शारीरिक, भावनात्मक या सामाजिक कारणों के कारण जो उनके नियंत्रण से परे है, समिति को त्यजन कर दिया गया है तथा समिति द्वारा उस रूप में घोषित किया गया है। इस प्रकार हम हमारी स्क्रीन पर क्रमशः 9 प्रकार के बालकों के संदर्भ में पढ़कर आए हैं। यह 9 प्रकार के बालक हम अगर अलग अलग इनका अध्ययन करते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए हम इन सभी बालकों को एक साथ पढ़ेंगे। इसके पश्चात हम जो दूसरी परिभाषा देखेंगे वह परिभाषा अपराध की है। इस अधिनियम के अंतर्गत 3 प्रकार के अपराध बताए गए हैं, जिन्हें हम क्रमशः जघन्य अपराध, छोटे अपराध, घोर अपराध अर्थात हीनियस ऑफेंस, पैटी ऑफेंस व सीरियस ऑफेंस कहते हैं। इनकी परिभाषा अधिनियम के सेक्शन 2 के सब क्लोज 33, 45 और 54 के अंतर्गत दी गई है। जघन्य अपराध या हीनियस ऑफेंस वे ऑफेंस होते हैं जो आईपीसी या किसी अन्य प्रवर्त विधि के अंतर्गत मिनिमम 7 वर्ष या उससे अधिक का कारावास है। वे सभी अपराध जघन्य अपराध कहलाते हैं। दूसरे प्रकार के अपराध छोटे अपराध कहलाते हैं, जिनकी भी परिभाषा हम आईपीसी या किसी अन्य प्रवर्त विधि के अधीन, जिनमें मैक्सिमम दंड 3 वर्ष तक का है, उन सभी अपराधों को हम छोटे अपराध कहते हैं। 2 के सब क्लोज 54 के अंतर्गत हम घोर अपराधों का वर्णन पढ़ते हैं। इसके अंतर्गत वे अपराध आते हैं जो आईपीसी या किसी अन्य प्रवर्त विधि के अंतर्गत, जिनमें मैक्सिमम दंड 3 वर्ष से 7 वर्ष के बीच का कारावास है, वे सभी अपराध घोर अपराध कहलाते हैं। इस प्रकार हमने 3 डेफिनेशन एक साथ पढ़ी, 2 के सब क्लोज 33, 2 के सब क्लोज 45 और 2 के सब क्लोज 54 के अंतर्गत पढ़ी, जो कि जघन्य अपराध, घोर अपराध और छोटे अपराधों से संबंधित है। अब इसके पश्चात हम एक बहुत इम्पोर्टेंट डेफिनेशन जिसे हम आफ्टर केयर या पश्चातवर्ती देखरेख कहते हैं। पश्चातवर्ती देखरेख से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 18 वर्ष की आयु तो पूर्ण कर ली है। ऐसे व्यक्तियों की जिन्होंने 18 वर्ष की आयु तो पूर्ण कर ली है किंतु 21 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है और उन्हें समाज की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए
जिन्होंने संस्थागत देख रेख को तो त्याग दिया है और उन्हें वित्तीय और अन्यथा सहायता प्राप्त करना है, तो यह पश्चातवर्ती देख रेख कहलाती है, जिसके अंतर्गत बालक 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं लेकिन 21 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है। उन्हें समाज की मुख्य धारा में जुड़ना है और उन्होंने संस्थागत देखरेख को त्याग दिया है, तो उन्हें वित्तीय और अन्यथा सहायता प्रदान करना ही पश्चातवर्ती देखरेख या आफ्टर केयर कहलाता है। इसके संदर्भ में हम सेक्शन 39 के सब क्लोज 4 और 46 के अंतर्गत भी हम पढ़ेंगे। अब इसके पश्चात हम देखेंगे सेक्शन 2 के सब क्लोज 8 के अंतर्गत भीख मांगने की डेफिनेशन। भीख मांगना, भीख मांगने से अभिप्राय है लोक स्थान या प्राइवेट स्थान पर भिक्षा की याचना करना और उसे प्राप्त करना, किसी भी बहाने से उस स्थान में प्रवेश करना। और सेकंड इसकी जो डेफिनेशन है वो है भिक्षा प्राप्त करने के लिए या तो अपना या किसी अन्य व्यक्ति का या किसी जीव जंतु का कोई वर्ण, घाव, क्षति, अंग विकार या रोग अभिदर्शित करना या प्रदर्शित करना। उनको देखकर हमारे मन में एक अत्यधिक हेय भावना उत्पन्न होती है कि हम इन लोगों की मदद करें और हम इन लोगों की मदद के चक्कर में हम उन्हें भीख दे देते हैं और वह भीख ही हमारे एक समाज का मुख्य कारण बन जाता है कि वह दरिद्रता की ओर प्रवेश करता है। लोग मेहनत को छोड़कर भीख की ओर गमन करते हैं। भीख मांगने की डेफिनेशन इसके अतिरिक्त सीआरपीसी में भी दी गई है, किंतु इस अधिनियम के पर्पज में हम भीख मांगने की यह डेफिनेशन देखेंगे। इसके पश्चात हम न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे। इस अधिनियम के अंतर्गत दो प्रकार के न्यायालय वर्णित है, जिनमें से एक न्यायालय तो बालक न्यायालय कहलाता है और दूसरा सामान्य न्यायालय कहलाता है। बालक न्यायालय वह न्यायालय होता है जो देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों से भिन्न, जो अपराध करते पाए गए बालक हैं या विधि का उल्लंघन करने वाले बालक हैं, उनके संदर्भ में जो संव्यवहार करता है या जो भी प्रक्रियाएं काम में लेता है, वह बालक न्यायालय कहलाता है। इसके अंतर्गत बालक न्यायालय से वह न्यायालय अभिप्रेत है जो बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2015 के अधीन स्थापित है या लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, जिसे पोक्सो एक्ट कहा जाता है, के अंतर्गत कोई वर्णित न्यायालय है, या जहां यह दोनों प्रकार के न्यायालय नहीं वर्णित किए गए वहां कोई अन्य सेशन न्यायालय भी बालक न्यायालय के अंतर्गत आता है। यह विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के संदर्भ में समस्त प्रक्रियाएं काम में लेता है, जिसकी डेफिनेशन 2 के सब क्लोज 20 के अंतर्गत दी गई है। इसके पश्चात हम न्यायालय की डेफिनेशन देखेंगे। न्यायालय की डेफिनेशन 2 के सब क्लोज 23 के अंतर्गत दी गई है। यह सिविल न्यायालय होता है जिसे दत्तक ग्रहण और संरक्षकता के मामलों में अधिकारिता प्राप्त होती है। इसके अंतर्गत जिला न्यायालय, कुटुंब न्यायालय और नगर सिविल न्यायालय अभिप्रेत है। इसके अंतर्गत हम 3 प्रकार के न्यायालय फिर से पढ़ेंगे। जिला न्यायालय, कुटुंब न्यायालय और नगर सिविल न्यायालय अभिप्रेत है। यह न्यायालय देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों के संदर्भ में समस्त प्रक्रियाएं काम में लेता है। न्यायालय के पश्चात हम 2 प्रकार के बालकों के संदर्भ में विभिन्न संस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे, जिसका सेक्शन 2 के सब क्लोज 21 के अंतर्गत बाल देखरेख संस्था के रूप में वर्णन किया गया है। इसके अंतर्गत बाल देखरेख संस्था में बाल गृह, खुला आश्रय, संप्रेषण गृह, विशेष गृह, सुरक्षित स्थान, विशेषज्ञ दत्तक गृह, अभिकरण कहा जाता है, जिनके अंतर्गत कोई भी ऐसी संस्था अभिप्रेत होती है जिन्हें बालकों की देखरेख और संरक्षा के लिए इस अधिनियम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त हुई है। अब इन हम संस्थाओं को दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे। जो बालक विधि का अभिकथित उल्लंघन करने वाले बालक हैं, उनके संदर्भ में 3 स्थान संप्रेषण गृह, सुरक्षित स्थान और विशेष गृह 3 के रूप में वर्णित किया गया है, जिसकी परिभाषा 2 के सब क्लोज 40, 46 और 56 के अंतर्गत वर्णित किया गया है। संप्रेषण गृह की डेफिनेशन हम देखते हैं तो इसके अंतर्गत वह स्थान आता है जिसे राज्य सरकार द्वारा
या किसी गैर सरकारी संगठन के माध्यम से या स्वैच्छिक संगठन के माध्यम से एक जिले या एक से अधिक जिलों में स्थापित किया गया है और जो धारा 47 की उपधारा 1 के अंतर्गत संप्रेषण गृह के रूप में रजिस्टर्ड की गई है। उसके पश्चात हम 2 के सब क्लोज 46 के अंतर्गत सुरक्षित स्थान की डेफिनेशन देखेंगे। सुरक्षित स्थान के अंतर्गत ऐसी कोई भी संस्था या स्थान आता है जो संप्रेषण गृह और विशेष गृह से जुड़ा हुआ होता है, लेकिन इसकी स्थापना पृथक रूप से की गई होती है और यह पुलिस हवालात या जेल नहीं होता। और इसके अंतर्गत निम्न बालक रखे जाते हैं। एक तो वे बालक जो विधि का उल्लंघन करने वाले बालक होते हैं, या दूसरा वे बालक आते हैं जिनको बोर्ड या बोर्ड के द्वारा या न्यायालय के द्वारा आदेश दिया गया है वहाँ रखने का। तीसरे प्रकार के वे बालक आते हैं जो कि देखरेख के इच्छुक हैं, उनको पर्टिकुलर टाइम के लिए और पर्टिकुलर प्रयोजन के लिए उनके पुनर्वास और देखरेख के लिए यहाँ पर रखे जाते हैं। इस प्रकार इसके अंतर्गत 18 वर्ष से अधिक का कोई बालक आता है या सिद्ध दोष कोई बालक आता है या 16 से 18 वर्ष तक की हीनियस ऑफेंस करने वाले बालक सुरक्षित स्थान पर रखे जाते हैं। तीसरे प्रकार का घर विशेष गृह कहलाता है, जिसकी स्थापना वही राज्य सरकार द्वारा, गैर सरकारी संगठन द्वारा या स्वैच्छिक संगठनों द्वारा की जाती है, जिनके लिए जांच में यह पाया जाता है कि वे विधि का उल्लंघन करने वाले बालक हैं और उन्होंने अपराध किया है और उन्हें बोर्ड के आदेश द्वारा उस संस्था में भेजा जाता है और धारा 48 के अंतर्गत इनका रजिस्ट्रेशन किया गया है और इनके अंतर्गत बालकों का आवास या पुनर्वासन किया जाता है, अर्थात इनका रीइंटीग्रेशन और रिहेबिलिटेशन किया जाता है। इस प्रकार की यह 3 संस्थाएं हैं जो विधि का अभिकथित उल्लंघन करने वाले बालकों के संदर्भ में विभिन्न प्रयास करती है। इसके पश्चात हम देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों के संदर्भ में पढ़ेंगे। इसके लिए 3 प्रकार की संस्थाएं बनाई गई हैं, जिनको हम हमारी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बाल गृह, खुला आश्रय और विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण कहा जाता है। बाल गृह की डेफिनेशन 2 के सब क्लोज 19, खुला आश्रय की डेफिनेशन 2 के सब क्लोज 41 और विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण की डेफिनेशन 2 के सब क्लोज 57 के अंतर्गत दी गई है। बाल गृह की डेफिनेशन हम देखें तो 2 के सब क्लोज 19 के अनुसार यह राज्य सरकार द्वारा स्वयं या किसी गैर सरकारी संगठन द्वारा या स्वैच्छिक संगठनों के द्वारा एक जिले या एक से अधिक जिलों में स्थापित की जाती है और धारा 50 के अंतर्गत यह बाल गृह के रूप में रजिस्टर्ड की गई है। 2 के सब क्लोज 41 के अंतर्गत हम खुला आश्रय की डेफिनेशन देखेंगे। खुला आश्रय की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वही राज्य सरकार द्वारा या गैर सरकारी संगठन द्वारा या किसी स्वैच्छिक संगठन द्वारा खुला आश्रय के रूप में स्थापित किया गया है और धारा 43 की उपधारा 1 के अंतर्गत इस रूप में पर्टिकुलर प्रयोजन के लिए इस रूप में स्थापित रजिस्टर्ड संस्था खुला आश्रय कहलाती है। तीसरे प्रकार का विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण कहलाता है, जो कि सेक्शन 2 के सब क्लोज 57 के अंतर्गत बताया गया है। इसके अंतर्गत अनाथ, परित्यक्त और अभ्यर्थित बालकों को दत्तक ग्रहण के प्रयोजन के लिए समिति के आदेश द्वारा वहां रखा गया है। इनके आवासन के लिए धारा 65 के अंतर्गत इन्हें मान्यता प्राप्त की गई है। यह राज्य सरकार द्वारा या गैर सरकार की संगठन द्वारा या किसी स्वैच्छिक संगठन द्वारा इन्हें मान्यता प्रदान की गई है विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण के रूप में। इस प्रकार हमने यह 6 डेफिनेशन एक साथ देखी। यह 6 डेफिनेशन का वर्णन एक जगह सेक्शन 2 के सब क्लोज 21 के अंतर्गत बाल देखरेख संस्था के रूप में किया गया है, जिनका हमने सेक्शन 2 के विभिन्न उपखंडों के अंतर्गत वर्णन किया है। इस प्रकार हमने इन सभी को अलग अलग डिवाइड करके पढ़ा है। अब